हेलो एवरीवन, मैं रोहित रंजन। आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबों के लिए स्पेशली क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक व्यवस्था जो है, ये पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। तो इस पुस्तक को मैं आज से पढ़ाने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हमने साइंस का कुछ चैप्टर को हम लोग कवर किए थे और आज मैं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस को मैं कवर करने वाला हूं। हमारा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का क्लास 8 के विद्यार्थियों के तैयारी में कुछ लाभ प्रदान करना। दूसरी चीज़ है, सबसे मेन उद्देश्य मेरा, जो कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या तो अभी नया नया तैयारी करना स्टार्ट किए हैं या तो फिर बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं कई वर्षों से, तो उन दोनों कैंडिडेट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी का जो बुक होता है बहुत ही बेहतरीन होता है, प्रामाणिक होता है, सटीक होता है। यहाँ इसको पढ़ने के बाद आपका ज्ञान निश्चित तौर पर बढ़ेगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करते होंगे वे इसके महत्व को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मेरा उद्देश्य है एनसीईआरटी के जितने भी ज्ञान है उसको मैं आप तक पहुंचाऊं। और जो मैं ये आज क्लास 8 का जो इस बुक को उठाया है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, तो इसके द्वारा कंपेटिटिव तैयारी करने वाले कैंडिडेट को भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा स्पेशली क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनको तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को आप क्लास 7 के बच्चे भी देख सकते हैं, यानी कोई भी इसमें कोई रोक नहीं है कि क्लास 8 के बच्चे ही देखें। जिनको ज्ञान का महत्व समझ में आता होगा, कॉम्पिटिटिव या तो प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने वाले हो, या तो भी कोई भी जो कि राजनीति के बारे में समझे, पॉलिटिकल साइंस के बारे में समझे, वो क्लास को देख सकते हैं। तो क्लास 8 के जो फर्स्ट चैप्टर है, आइए उसके तरफ हम रुख करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर 1 है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के बारे में बोल रहा है, संविधान। तो आइए इसमें किस तरह समझाने का प्रयास कर रहा है वो समझते हैं। बोलता है, आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा। आपने यह भी जाना कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यह कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलनों और राष्ट्रीय चिंतन का परिणाम है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफ़ी विचार किया था। यानी राष्ट्रवादी नेता लोग कई सालों तक विचार किए कि संविधान कैसा होना चाहिए, कौन कौन से बातों पर जोर देना चाहिए, आखिर संविधान क्यों लिखा जा रहा है। तो संविधान देश को चलाने के लिए आसानी हो, देश के जनता को कैसे खुश रखा जाए, कैसे संतुष्ट रखा जाए, या तो हमारा देश का विकास कैसे हो, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, छोटे छोटे बातों को भी इसमें ध्यान रखा गया है, ताकि किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग या फिर कोई भी संप्रदाय हो, किसी का मतलब अहित ना हो, सबका बराबरी का इसमें एक तरह से अपन अवसर प्राप्त हो सके, अधिकार मिल सके। तो छोटी छोटी बातों को इसमें ध्यान रखा गया है और संविधान को तैयार किया गया है। बहुत संघर्ष करने के बाद, आंदोलन करने के बाद, मनन चिंतन करने के बाद। क्या बोलता है यहाँ, भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफ़ी विचार किया है। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के बनाए कानून से हर नागरिक त्रस्त था। जिसमें औपनिवेशिक भारत था, औपनिवेशिक भारत का मतलब जिसमें भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य जमा हुआ था, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। तो उस समय जो कानून था वो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायी था। ठीक है, पीड़ादायी था, वो हम लोग सब त्रस्त थे और उस कानून को हम लोग मानना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हम लोग देखें, अतः स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। यानी देश में कैसा शासन होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, औपनिवेशिक नहीं होना चाहिए, ताकि सरकार में आम लोगों का सहभागिता हो सके। यानी देश को संचालित करने में आम लोगों का भी योगदान होना चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देश को चलाने के लिए एक बेहतर व्यवस्था है।
ऐसा बोला गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाज के निर्माण की आशा की जाती है जिसमें हर नागरिक समान हो। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र यानी ऐसा शासन व्यवस्था इसमें अपनाया जाए जिसमें एक साधारण नागरिक का भी सहभागिता हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव नहीं रहता है, ऐसे समाज का मतलब नींव रखा जाता है। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इन आयामों से ही भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। अब भारतीय संविधान के आयाम, भारतीय संविधान के आयाम यानी पहला बात करते हैं संघवाद। ठीक है, संघवाद क्या होता है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो संघवाद, हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी संघीय शासन व्यवस्था यानी जो देश का ये संचालन होगा, जो देश वो संघ सरकार प्रमुख रहेगा, यानी केंद्र सरकार जो रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। तो संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है। संघवाद का मतलब क्या हुआ कि देश में एक स्तर का सरकार नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्तर का सरकार होना चाहिए। हमारे देश में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। हमारे देश में क्या है? केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार चलता है। 3 स्तर पर हमारे भारत में शासन चलता है। पिछली कक्षाओं में आपने राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की सरकार के बारे में अध्ययन किया। जहाँ पर इम्पोर्टेंट बात रहेगा वहाँ पर हम फोकस कर देंगे, बाकी बस जो समझने वाला रहेगा उसको आगे, जो साधारण रूप से समझ सकते हैं उसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर क्या बोलता है कि भारत में सभी स्तर की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसला लेने का सवालियत रहेगा। यानी जो भारत में 3 स्तर में बांटा गया, केंद्र, राज्य और स्थानीय, 3 स्तर में शासन को बांटा गया है। सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी बांटा गया सत्ता को। ठीक है, तीन आयामों में, और तीनों का वैल्यू अलग अलग रहेगा, तीनों का महत्व अलग अलग रहेगा, और तीनों अपने आप में मालिक के समान रहेंगे, यानी तीनों का अपना स्वायत्तता रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीनों का अलग अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का जो अधिकार रहेगा वो सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकारों को है। कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? केंद्र सरकार को रहेगा और राज्य सरकार को रहेगा। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है उसके लिए संविधान में 3 सूचियां दी गई है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिन जिन विषय पर कानून बनाएगी उसका 3 सूची दिया गया है। और कौन कौन सूची है? एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और संवर्ती सूची। 3 सूची में केंद्र और राज्य कानून बना सकता है। संघ सूची मतलब संघ हो जाएगा, एक हो जाएगा संवर्ती सूची हो जाएगा, और एक संघ सूची। यानी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, 3 आधार पर कानून बनाया जा सकता है। आइए बात करते हैं संघ सूची में क्या होता है। संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया। याद रखिएगा कि सुरक्षा, वित्त और संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब राज्य में क्या चाहिए? राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय जैसे कि भूमि हो गया, कृषि हो गया, पुलिस हो गया आदि। भूमि, कृषि, पुलिस ये आता है राज्य में। सुरक्षा, वित्त और संचार ये आता है देश में। और जिस पर राज्य सरकार जो है सो कानून लगा सकता है, किस पर? भूमि पर, कृषि पर और पुलिस, ये राजकीय स्तर के कानून है। और इस पर क्या करेगा? तो राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। राज्य का जो विषय है उस पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। देखते हैं आगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारें कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। तो वो विषय हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दोनों मिलकर के कानून बना सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिसमें
दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके क्या चीज कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानून बनाने में किसी तरह का कोई विवाद होता है ना, तो कौन किसका कानून मान्य होगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होगा। ठीक है, जब इस सूची के विषय पर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक, याद रखिएगा, अगर समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं और उस पर कानून बनाने का हक दोनों को रहता है, अगर मतभेद हो गया तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा, मान्य रहेगा। लेकिन कभी कभी किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, ठीक है, तो वह कानून उस राज्य में मान्य हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई राज्य का जो मंत्री हैं, यानी राज्य सरकार है, वो कानून बना दिया और अगर उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा तो वो इंडिविजुअल जो कानून रहेगा वो उस राज्य में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो वह कानून उस राज्य में मान्य हो जाएगा। भारत के सभी लोगों को इस कानून और नीतियों का पालन करना होता है। जो भी कानून बन जाता है वो भारत के सभी लोग कानून का और नीति का पालन करता है। प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। यानी राज्य को कौन सा प्रावधान दिया गया है, केंद्र को कौन सा स्पेशल प्रावधान दिया गया है, ये सभी हम लोग हमारे संविधान में है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम लोग पढ़ें संघ सूची में, संघवाद में पढ़ें। ठीक है, अब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ये संविधान का महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। ये क्या है, हमारा आयाम है। ठीक है, अब बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन पद्धति कह सकते हैं। तो हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। ऊपर हम लोग देखें संघीय शासन व्यवस्था, अब यहाँ पर देखने जा रहे हैं संसदीय शासन पद्धति को देखने। ऊपर देखें संघीय शासन व्यवस्था, अभी देखने जा रहे हैं संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है हमारे कंट्रीज में, तो हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ये दोनों आपस में तालमेल बना करके काम करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका का जो शक्ति होता है वो एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर के मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होता है। कार्यपालिका का मतलब हो गया दोस्तों, कार्यपालिका का जो मेन होता है प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाता है सभी मंत्रिमंडल। तो अलग अलग मंत्री होता है ना, कोई कोयला मंत्री, तो कोई प्रधानमंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, कोई जल संसाधन मंत्री, इस तरह का बहुत सारा मंत्री रहता है। तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत वो सारा मंत्रिमंडल आ जाता है। ठीक है, कार्यपालिका को शक्ति विधायिका यानी व्यवस्थापिका से प्राप्त होती है। यानी कार्यपालिका को शक्ति विधायिका से प्राप्त होता है। विधायिका को हम लोग बोलते हैं व्यवस्थापिका, विधायिका को बोलते हैं व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका या तो कार्यपालिका को वर्क कौन देता है, शक्ति कौन देता है, शक्ति। तो कार्यपालिका को शक्ति विधायिका देता है या तो व्यवस्थापिका देता है। और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। यानी अगर किसी तरह से कुछ गलत काम करेगा या तो अच्छा से विकास का कार्य नहीं करेगा तो कार्यपालिका विधायिका को जवाब देना पड़ेगा, सवाल पूछ सकता है कि आप अच्छा से काम क्यों नहीं किए, या तो ये ऐसे क्यों किए, किस तरह गलत तरीके से करेगा। तो आगे बात करते हैं, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, केंद्र स्तर का बात करें तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो राष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र स्तर पर बात करें तो कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे बात करते हैं, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे दोस्तों, तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है ना, तो वहीं से बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है।
प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। लोकसभा या तो राज्यसभा दोनों में से किसी का यह सदस्य हो सकता है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री जो परिषद होता है, मंत्रिपरिषद, वो लोकसभा को जवाब देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद मनमानी नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला बात करते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। कार्यपालिका विधायिका दोनों मिल करके कार्य करती है। विधायिका जो है शक्ति देता है कार्यपालिका को, और कार्यपालिका उसका काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अब न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं। तीन भाग हो गया, 3 अंग हो गया, कार्यपालिका, विधायिका, और अभी तीसरा देखने जा रहे हैं न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, और न्यायपालिका जो होता है वो स्वतंत्र रहता है और निष्पक्ष होता है। इस पर किसी का कोई दबाव नहीं रहता है, अपना जो फैसला रहेगा वो खुद सुनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया भारत में। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप ना होता हो। ठीक है, इसी प्रकार इसकी निष्पक्षता का मतलब क्या है, तो निष्पक्ष मतलब क्या समझें आप, तो न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। ये जो न्यायपालिका है वो किसी खास मंत्री या तो कोई मंत्रिमंडल या तो कोई संस्था के लिए काम नहीं करेगा, ये सब के लिए एक समान कार्य करेगा। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। यानी न्यायपालिका को भारतीय संविधान में कितना प्रावधान दिया गया है, यानी कितना पावर दिया गया है न्यायपालिका को भारतीय संविधान में, सो समझने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका का क्या क्या शक्ति होता है दोस्तों, भारतीय संविधान न्यायपालिका को कौन कौन सा शक्ति दिया है इसको आप समझिए। तो उच्चतम न्यायालय, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति किसका नियुक्ति करता है, तो उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन उसमें पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। समझिए बात को कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को भी और उच्चतम या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति और उसकी सेवा शर्तें आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। यानी क्या करना है कि उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति करना है और सेवा देना है, तो उसका जो शर्त होता है उसका निर्धारण ये न्यायालय करता है। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। न्यायपालिका के काम में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। आगे बात करता है कि न्यायाधीश पदमुक्त होने, जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीश का पदमुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। न्यायाधीश जब अपना कुर्सी छोड़ देता है, वो पदमुक्त हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, तो सरकार के अधीन यानी कार्यपालिका का जो सरकार होता है मंत्रिमंडल के अधीन कोई भी मंत्रिमंडल में जा नहीं सकता है, कोई मंत्री बन नहीं सकता है। या तो अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, यानी वो सेवानिवृत्त हो गए तो कोई मतलब घर बैठे क्या करेंगे, तो छोटा सा मतलब कोई अदालत रहेगा तो वहाँ पर जाकर काम करेंगे, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। उनको सेवानिवृत्ति दे दिया गया तो आप घर में बैठे रहिए। ठीक है, हालांकि इस प्रावधान का प्राय उल्लंघन होता रहा है। यानी सरकार मना कर देती है कि सेवानिवृत्ति करने के बाद आप अदालत में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो कोई इसका उल्लंघन कर देते हैं। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग के अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ठीक है, आजकल जो पदमुक्त हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो संविधान में कहा गया है कि उसको आप
कोई पद नहीं दे सकते हैं, या तो उसको मंत्री भी नहीं बना सकते हैं, राज्यपाल भी नहीं बना सकते हैं, या तो कोई भी संगठन है उसका अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, यानी संविधान में जो लिखा हुआ प्रावधान है उसका उल्लंघन हो रहा है। आगे बात करते हैं कि न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन सिंचित निधि से देय होगा, यानी वेतन जो होगा न्यायाधीशों का वो राष्ट्रीय आय, यानी जो भारत का जो कोष होता है वहाँ जो जमा करके रखा जाता है पैसा, वहाँ से न्यायाधीशों को पैसा दिया जाएगा। लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकता। संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकता कि जो सिंचित निधि है उसमें संसद यानी लोकसभा राज्यसभा कोई इसको रोक नहीं सकता। न्यायाधीश को पैसा कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर भारत में जो पैसा जमा है वो न्यायाधीशों को पैसा मिलेगा वहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है भारतीय संविधान के आयाम में मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। मौलिक अधिकार, दोस्तों मौलिक अधिकार को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी बस सेकेंड वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 2 पार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। आशा करूँगा दोस्तों आपको जितना बताया उतना आपको समझ में आया होगा। एक बार समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे इसका सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो बच्चे हैं क्लास 8-7 का और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, अगर आप चाहते हैं कि अपना ज्ञान बढ़ावें, मजबूत करें अपने जीके को, तो आप मेरे साथ चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, बेल आइकन को ऑन रखिए, अपडेट आएगा तो आप तक आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।